हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक हम कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर अपना कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम किंगडम टू एन एम्पायर, यानी कि किस तरीके से जो है वो हम किंगडम से लेके जो है वो एम्पायर तक साम्राज्य स्थापित हुआ है। इसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था कि रोशन ने रुपये पे एक सिंबल देखा था नेशनल एम्बलम का, जिसमें 3 शेर नज़र आ रहे थे और उसको हमने देखा था कि ये अशोका के टाइम पीरियड का है। इसमें उन्होंने अशोका के बारे में उसमें स्टोन पिलर के ऊपर जो है वो एक मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर जो है ये प्लेस करा हुआ है कार्व्ड स्टोन। उसके बारे में हमने कुछ और भी डिटेल देखी थी। डायनेस्टी के बारे में समझा था हमने, अशोक के फादर और अशोक के ग्रैंडफादर के बारे में हमने देखा था, समझा था। कुछ और हमने बातें करी थी 3 इंपॉर्टेंट कैपिटल्स के बारे में, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन के बारे में हमने देखा था। मैप को हमने इसको समझने की कोशिश करी थी। हमने ये देखा था कि हमें इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ मिलते हैं। इंडिया के मैप पे हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर हमें जो है वो इंस्क्रिप्शंस नज़र आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जो ये रेड डॉट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैप में दे रखी हैं, रेड डॉट्स दे रखे हैं, इनमें हमें मिलते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के। इसके अलावा हमने जो था वो एम्पायर को किस तरीके से रूल किया जाता था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ट्रिब्यूट क्या होता है हमने ये पढ़ा था। एम्परर और जो कैपिटल सिटी थी उसके बारे में मिलता है कि किस तरीके से राजा को जो है वो बताया, डिस्क्राइब करा गया अभी कैसा राजा हुआ करता था। और पटना के बारे में हमने जाना था कि पटना कितना खूबसूरत शहर हुआ करता था। अशोक कोई एक यूनिक रूलर रहा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसने एक वॉर लड़ी थी कलिंगा की वॉर लड़ी थी, जिसके बाद उसने प्रायश्चित किया कि वो अब युद्ध नहीं करा करेगा। और उसने जो था वो धम्म का पालन करने की बात कही थी, जिसके बारे में हमने इस बॉक्स में पढ़ा था कि अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कलिंगा के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वो करेंगे चैप्टर कंटिन्यू हम यहाँ से अशोका के धम्म के बारे में, कि अशोका के धम्म का मतलब ये, अशोका का जो धम्म था यानी कि अशोका ने जो था वो संस्कृत टर्म को प्राकृत लैंग्वेज में कन्वर्ट करके धम्म कह लिया था, कहा था कि धम्म जो है वो एक प्राकृत वर्ड है जिसका रियल मीनिंग जो है वो संस्कृत से निकल कर आता है। संस्कृत में से कहा जाता है धर्म। तो धर्म से ही जो है वो प्राकृत वर्ड निकल कर आया है धम्म। तो अशोका का धम्म क्या कहता है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। वो गॉड की वर्शिप में इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे और ना ही वो किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस बलि दिया करते थे, ना उसमें बिलीव करते थे। वो बिलीव नहीं करते थे कि वो भगवान को वर्शिप करें या जो है वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करें, इसमें वो बिलीव नहीं करते थे अशोका। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से जो है वो फादर जो होता है वो टीच करता है अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को जो है वो शिक्षा देता है, तो उसकी भी एक ड्यूटी होती है कि वो अपनी सब्जेक्ट को जो है वो इंस्ट्रक्ट करे। सब्जेक्ट मतलब ये कि उसके एम्पायर में जो भी लोग आते हैं वो उसके सब्जेक्ट हैं, तो वो उनको धर्म के बारे में या धम्म के बारे में नॉलेज दे। वो इंस्पायर्ड थे बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा की टीचिंग से वो इंस्पायर थे। चैप्टर 6 में हमने इसके बारे में पढ़ा था और चैप्टर 6 में ही हमने जो है वो महावीर जैन के बारे में यानी जैनिज्म के बारे में भी समझा था। तो इन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को जो है वो अडॉप्ट किया था और वो उनसे इंस्पायर थे अशोका। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो ट्रबल कर रही थी उन्हें। पीपल उसके एम्पायर में जो थे वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे और कभी कभार जो था वो इससे कन्फ्लिक्ट होती थी। कभी कभार एक विरोधाभास के भाव निकल कर आ जाते थे, यानी कन्फ्लिक्ट, कोई किसी तरीका का कोई आर्ग्यूमेंट किसी चीज़ को लेके कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए, तो इस तरीके का कुछ ऐसा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। एनिमल्स को सेक्रीफाइस करा जाता था, यानी कि जानवरों की बलि दी जाती थी। स्लेव यानी कि जो दास या ग़ुलाम कहेंगे, ये जो नौकर थे, उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार कराया जाता था। इसके अलावा फैमिलीज़ में कुछ लड़ाइयाँ हुआ करती थी और अमंगस्ट नेबर्स में भी, आस पड़ोस के लोगों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो अशोका फेल्ट करता था कि इट वाज हिज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी है कि इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे। ठीक है, घर में लड़ाइयाँ ना हो, पड़ोसी आपस में एक दूसरे की लड़ाई ना करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, जो नौकर जो ग़ुलाम हैं उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो,
जानवरों की बलि ना हो। तो ये प्रॉब्लम्स थी उनके सामने, अशोका के सामने, जिनको वो जो है वो सॉल्व करना चाहता था। तो उसने जो थे वो अपॉइंट करे ऑफिशियल्स उसने अपॉइंट करे, यानी अधिकारी उसने जो है वो अपॉइंट करे, जिनको कहा जाता था धम्म महामत्ता जो थे वो अशोका के द्वारा अपॉइंट करे हुए ऑफिशियल्स थे, जो जाते थे जगह जगह और टीचिंग्स दिया करते थे धम्म के बारे में नहीं, धर्म के बारे में ज्ञान दिया करते थे। धम्म महामत्ता जो कि अपॉइंट करे जाते थे अशोक के द्वारा। साथ ही साथ अशोका को मैसेजेस मिलते थे इंस्क्राइब्ड। अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स। तो अशोका ने जो थे वो अपने कुछ संदेशों को जो है वो पत्थरों पर और जो पिलर थे, यानी जो स्तंभ कहे जाते हैं, उनके ऊपर उसने इंस्क्राइब्ड कर रखे थे। इंस्क्राइब्ड का मतलब एक तरीके से गुदवाना होता है, ठीक है, गुदवाना होता है। पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर कार्विंग कर जाती है, यानी छटनी जिसे कह सकते हो आप, छेनी और हथौड़ी से जो है वो कार्विंग करी जाती है और उससे मैसेज लिखे जाते हैं। उस तरीके से कार्विंग करके मैसेज लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे कि जो पत्थर को एक शेप दे के आप पत्थर को काटते हो ना, पत्थर को काटने के बाद जो एक मूर्ति बनाते हो, ठीक वैसा तो नहीं, लेकिन उस कार्विंग इस तरीके से होती थी कि उस पर फॉन्ट लिखे जा सकें। जैसे सपोज पत्थर को काट के आपने उसके ऊपर ABCD लिख ली, पत्थर के गोद के पत्थर को उसके ऊपर आपने ABCD लिख ली या हिंदी की कोई वर्णमाला लिख ली, तो इस तरीके से वो इंस्क्रिप्शन के द्वारा जो है वो इंस्क्रिप्शन कहे जाते थे। पत्थरों को कार्व करके, पत्थरों को गोद के एक तरीके से मैसेजेस लिखे जाते थे, जो अशोक चाहता था कि उनके मैसेज इस तरीके से पहुँचे। क्योंकि वो एक लंबे टाइम पीरियड तक बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। वो मैसेजेस इतनी आसानी से जो हैं वो गायब नहीं होंगे। और पिलर्स पर भी यही करते थे। ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो इन मैसेजेस को वो रीड करें टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, यानी जो पढ़ नहीं सकते उनको वो पढ़ के भी सुनाएं। ये भी जो था ये इंस्ट्रक्ट करा गया था, ये ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करा गया था कि वो मैसेज पढ़ के भी सुनाएं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उस तक जो है वो मैसेजेस पहुंचाए जाएं पढ़ के, ताकि वो सुन के जो है वो उन रूल्स को फॉलो करे। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स। अशोका ने जो थे वो अपने कुछ मैसेंजर्स जो है वो स्प्रेड कर रखे थे, भेजे थे कि जो है वो उनके आइडिया को जो है अबाउट धम्म के बारे में आइडिया को जो है वो स्प्रेड करें दूसरी ज़मीनों पर, जैसे कि सीरिया में पहुंचाए, इजिप्ट में पहुंचाए, ग्रीस में पहुंचाए, और उसका जो सन महेंद्र और जो डॉटर है संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेज दिया। अशोक ने अपने मैसेजेस को जो है वो स्प्रेड आउट करा दूसरी ज़मीनों पर, यानी दूसरे कंट्रीज़ में धम्म के आइडियाज़ को जो है वो स्प्रेड आउट करने की बात करी, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस में। और अपने बेटे महेंद्र को और डॉटर को जो है वो श्रीलंका उसने भेज दिया, ताकि वहाँ पे जाके वो धम्म को प्रमोट करे। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैप 6 में पेज नंबर 70 और 71 में हम जिसके बारे में आगे देखेंगे। मैप 6 इंडिया और श्रीलंका को लोकेट करना है। 71 72 पेज मैप 6 में यहाँ पर नहीं दे रखा है, अभी हम इसको देखेंगे आगे। 70 और 71 पेज नंबर, 71 पेज नंबर ये है, 70 पेज नंबर ये। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है श्रीलंका आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड सर्कल में आपका ये श्रीलंका है, जो बिल्कुल कुछ अजीब सा दिख रहा है आपको उस टाइम में, ठीक है। ये आपका श्रीलंका है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें श्रीलंका नहीं मिल रहा देखने को, लेकिन हमें बाकी जो कंट्रीज़ बताई गई हैं, जो बाकी कंट्रीज हमें यहाँ पर बताई गई हैं, इजिप्ट, ग्रीस और सीरिया आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका ये कहीं अफ्रीका, तो यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, इजिप्ट। और यहीं पर कहीं आपका सीरिया भी आपको देखने को मिलेगा, किसी और नाम से हो सकता है, ठीक है। सीरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो था और कौन सा बताया था, एक बताया है ग्रीस आपका यहाँ पे कहीं मिलेगा ऊपर इस एरिया में, कहीं आपके यूरोपियन साइड में कहीं ऊपर ग्रीस मिल जाएगा यहाँ पे कहीं इस एरिया में। तो ये मैप में, ये तो पुराना मैप है, अगर आप अभी के रिसेंट पॉलिटिकल मैप को देखोगे तो आपको आसानी से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उन लोकेशंस को। तो वहाँ पर भेज दिया। उसने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, रहने के लिए मकान बनवाए, साथ ही साथ उसने अरेंज करे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए जो है वो उसने मेडिकल ट्रीटमेंट भी
अरेंज करवाए। तो अशोक ने अच्छा खासा काम किया धम्मा को स्प्रेड आउट करने के लिए, धम्मा को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ उसने सड़कों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलवाए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए। अशोका के क्या मैसेज हैं, अशोका ने क्या अपने मैसेज दिए, क्या संदेश दिए अपने सब्जेक्ट को। कहते हैं कि पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल, लोग जो हैं वो अलग अलग रिचुअल्स को जो है वो परफॉर्म करते हैं जब वो जो है वो बीमार होते हैं। जब उनके चिल्ड्रन की शादी करनी होती है तब वो अलग अलग रिचुअल फॉलो करते हैं। जब चिल्ड्रन बॉर्न होता है तब वो एक अलग रिचुअल होता है, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी तब एक अलग रिचुअल होता है। यानी कि हम अलग अलग चीज़ों को, यानी कि जब बीमार पड़े तो कुछ रिचुअल हो रहे हैं, शादी हो रही है तो रिचुअल, बच्चा पैदा हो रहा है तो रिचुअल हो रहा है, कोई जर्नी पर जा रहे हैं तब आप कोई किसी तरीके की कोई रिचुअल कर रहे हैं। ये रिचुअल जो हैं वो यूज़फुल नहीं है, इनका कोई लाभ नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस को अगर वो ऑब्जर्व करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। कौन सी अदर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये हैं कि आप जेंटल रहें अपने ग़ुलामों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, सारे क्रीचर्स को जो है वो कंपैशन के साथ आप ट्रीट करें, प्यार मोहब्बत के साथ आप सबसे ट्रीटमेंट करें सारे क्रीचर्स के साथ। सारे जो क्रीचर्स का मतलब जानवरों की बात कर रहे हैं, जानवरों को आप जो है वो उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करें। ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को जो है वो आप गिफ्ट दें। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन्स रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, यानी ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग कि आप अपने रिलीजन को जो है वो आप प्रेज कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, और दूसरे रिलीजन को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ द अदर्स रिलीजन, यानी हर एक इंसान जो है वो दूसरे के धर्म की भी इज्जत करे। अगर एक इंसान अपने रिलीजन को प्रेज कर रहा है और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वन ओन्स रिलीजन। उनका ये मानना था कि अगर कोई एक रिलीजन अपने धर्म की तारीफ़ कर रहा है और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने धर्म को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। इससे ये मैसेज आ रहा है कि उसके धर्म में जो है वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने की बात कही गई है, जो कि गलत है एक तरीके, क्योंकि ये उसको टीचिंग मिल रही है ना, एक तरीके से यही एक आइडिया जाएगा कि आप दूसरे के धर्म की आप रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो ये उनका बिलीव था। देयरफॉर इसीलिए वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रेस्पेक्टेड। हर एक इंसान को जो है वो समझना चाहिए दूसरे रिलीजन्स के आइडियाज़ को भी, और उनको जो है वो इज्जत देनी चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रेलिवेंट, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रेलिवेंट हैं इन मैसेजेस में, इनके बारे में आप आइडेंटिफाई करिए, इनको आइडेंटिफाई करिए। वैसे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं मैसेजेस जो दिए हैं, उन्होंने अच्छे दिए हैं। नीचे आपको कुछ स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है। बिलो ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई है। जो इंडियन स्क्रिप्ट है ना वह ब्राह्मी स्क्रिप्ट से जो है वो डेवलप हुई हुई है। ओवर 100 ऑफ ईयर्स हियर यू कैन सी द लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में जो है वो लेटर ए लिखा हुआ है। अर्ली ब्राह्मी में आपको ये तरह टाइप का लग रहा है, देवनागरी में आपका ये आ है, बंगाली में आप इस तरीके से लिखोगे आ को, मलयालम में आ को इस तरीके से लिखा जाएगा, और तमिल में मलयालम को आ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये अलग अलग ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। इमेजिन करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं भैया, अगर आप कलिंगा में रहेंगे, इफ़ यू लिव इन कलिंगा में आप रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं वॉर को। जो मैसेंजर्स हैं अशोका के वो आए और उन्होंने नए आइडियाज़ धम्म के बारे में जो है वो बताए। डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन देम एंड योर पेरेंट्स, आपके और अपने पेरेंट्स के साथ क्या डायलॉग होंगे उसको आप डिस्क्राइब करो, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर हो गया हमारा फिनिश। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखी हैं, इन्हें आप करिए, कॉन्सेप्ट को अपने और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, इनको कर एक्सरसाइजेस को। कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा कि पूरा एक एम्पायर था, साम्राज्य, एक कैपिटल राजधानी जिसके बारे पाटलिपुत्र के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ प्रांत थे, प्रोविंसेस थे जिनके बारे में भी हमने देखा था। धम्मा जो कि अशोक के बारे में अभी हमने डिटेल, अशोक का जो धम्म था उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। उनके कुछ मैसेंजर्स थे जो मैसेजेस को जो है वो स्प्रेड आउट करते थे, अलग अलग जगहों पर भेजा था उन्होंने, अपने बच्चों को भेजा था, महेंद्र को और संघमित्र को श्रीलंका में,
उसके बाद इजिप्ट में, सीरिया में, ग्रीस में, इन जगहों पर उन्होंने अपने मैसेजेस भेजे और उनको मैसेजेस को स्प्रेड आउट करने के लिए उन्होंने अपने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट करे जिन्हें कहा जाता है धम्म महामत्ता। इनके बारे में हमने पढ़ा, ये टर्म्स हमने अभी देखे। इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है कि जो मॉडर्न एम्पायर शुरू हुआ वो करीब अब से 2300 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 2300 साल पहले स्टार्ट हुआ था मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम कुछ मैप के बारे में भी देख रहे थे कि मैप दे रखा है शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट दिख रहे हैं आपको, इंक्लूडिंग सिल्क रूट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अलग अलग है, इस मैप को आप थोड़ा सा डीप स्टडी करिए, समझने की कोशिश करिए, समझिए कि ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन सा रूट था वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज़ रूलर के अंडर में कौन सा रूट था। ठीक है, कंट्रोल कौन सा कुशानाज के किस रूट के ऊपर कुशानाज ने जो है वो कंट्रोल करा था, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सी रूट कौन कौन से हैं ये आप देखिए, फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉक्स को आप देखिए और मैप 6 को आप समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रहे हैं। इसी में आप लोकेट करिए जो जहाँ पर अशोका ने अपने मैसेजेस को जो दूसरी ज़मीनों पर स्प्रेड आउट किया था उसको आप समझने की कोशिश करिए कहाँ पर था। जो इजिप्ट दे रखा था, जो सीरिया दे रखा था, उनको आप इसमें इन मैप में फाइंड आउट करिए। मैंने आपको यहाँ पे श्रीलंका दिखाया था कि श्रीलंका ये है आपका, ये श्रीलंका था आपका। इसको आप देखिए श्रीलंका किस तरीके का है और नाम भी इसका कुछ दे रखा है, टैप्रोबेन। ठीक है, तो ये चीज़ हैं। क्या दे रखा है बॉक्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि चाइनीज़, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेशन था इन सब का। ये चाइना हो गया आपका ऊपर, यहाँ पर इधर आपका ये यहाँ पर आपका कहीं चाइना है आपका इधर कहीं। उसके बाद फिर इंडियन आपका यहाँ पे दिख रहा है, ईरानियन आपका और कहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलेगा इस जगह पे। यहाँ पे ये है आपका ईरान मैप 6 में आपको दिखेगा। उसके अलावा कुछ रोमन ट्रेडर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया वर इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पाइसेस। ठीक है, साउथ इंडिया का जो कोस्ट था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था एक्सपोर्ट करने के लिए, मसालों का एक्सपोर्ट हुआ करते थे अपने उस इंडियन कोस्ट से। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बता रहा है। फाइंड प्रोड्यूसर साउथ इंडिया ऑन द मैप पे आप प्रोड्यूसर फाइंड आउट करिए। साउथ इंडिया ये है आपका प्रोड्यूसर, ये आपका साउथ इंडिया है। दिस वाज रोमन नेम फॉर अरिकामेडू का जो ये है रोमन नेम है। दिस वाज द रोमन नेम फॉर अरिकामेडू का रोमन नेम है ये। ठीक है, तो ये मैप में ये इंपॉर्टेंट कुछ बॉक्स से रखा है लुकिंग अहेड, जिसमें आपको कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। इंडो ग्रीक कॉइन है आपका यहाँ पर, इंडो ग्रीक कॉइन, कोशाना के कॉइन, शाका के कॉइन और सातवाहना के कॉइन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इनको थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। मॉडर्न एम्पायर जो था वो कोलैप्स हो गया था करीब 2200 साल पहले। इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पर जो था वो एक सेवरल किंगडम जो हैं वो रोज़ हुए नॉर्थ वेस्ट में, और कई पार्ट में नॉर्थ इंडिया के किंग्स जो थे वो इंडो ग्रीक रूल के नाम से जाने लगे फॉर अबाउट 100 साल तक, यानी 100 ईयर्स तक। दे वर फॉलोड बाय द सेंट्रल एशियन के लोगों द्वारा फॉलो होते थे। पीपल हु नो द शाकाज के बारे में जानते हैं, जिसे शाकाज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपना किंगडम सेटअप करा था इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न में। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न, ये बखूबी एरिया आपको पता है इंडिया में कहाँ पर आता है, इंडिया का। सम ऑफ दीज किंगडम लास्टेड फॉर अबाउट 500 साल, कुछ किंगडम्स जो थे वो इनके 500 साल तक रहे। टिल द शाकाज वर डिफीटेड बाय द गुप्ता किंगडम, जब तक कि जो है वो गुप्ता किंगडम ने जो है वो इन्हें हरा ना दिया शाकाज को। तो ये किंगडम्स लगे रहे 500 साल तक, लेकिन उसके बाद गुप्ता किंगडम ने इन्हें हरा दिया, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। शाकाज इन टर्न वर फॉलोड बाय द कुशानाज, शाकाज इन टर्न फॉर फॉलोड बाय द कुशानाज, शाकाज को जो है वो फॉलो करा जाने लगा कुशाना के बाद, यानी शाकाज के बाद जो आए वो कुशाना आए। शाका के बाद जो है वो शाका के बाद कुशाना नहीं आए, शाका से पहले जो थे वो कुशाना थे। शाकाज जो थे वो फॉलो करे गए कुशाना के बाद अबाउट 2000 साल पहले। यू विल लर्न मोर अबाउट द कुशानाज इन चैप्टर 8 के बारे में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इन द नॉर्थ एंड द पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया के पार्ट में, नॉर्थ में, अ जनरल ऑफ द मौर्यास का जो जनरल था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने अपना किंगडम सेटअप कर लिया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना हो गई। शुंग वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज कनवाज।
एंड बाय रूलर्स फ्रॉम other families till the establishment of the Gupta Empire about 1700 years ago. The Shakas who ruled over part of Western India fought several battles. उन्होंने लड़ी विद सातवाहनास के साथ, who ruled over western part of the central India के western part में जिन्होंने रूल किया. सातवाहना का जो किंगडम था वो एस्टैब्लिश हुआ था अबाउट 2100 साल पहले और रहा करीब 400 साल तक. 1700 साल पहले एक नया रूलिंग फैमिली निकल कर आई जिसका नाम था वकटकाज, और जो कि काफ़ी पावरफुल रही सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में. साउथ इंडिया में जो चोलाज, चेराज और पांड्याज थे, इन्होंने रूल किया करीब 2200 से लेके 1800 साल तक. 2200 से लेके 1800 साल पहले. और अबाउट 1500 साल पहले दो लार्ज किंगडम थी, दोज ऑफ पल्लवाज की और चालुक्याज की. सेवरल अदर किंगडम्स भी आपको किंग्स और भी देखने को मिलेंगे. वी नो अबाउट दैम फ्रॉम देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन से हम उनके बारे में जानते हैं और उनके द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें हैं उनसे हमें नॉलेज ही मिलती है. कुछ देर वर अदर चेंजेस भी थे जो हुए इन, जिसमें ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने जो था वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करा. दिस इंक्लूडेड द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ पर जो है वो कृषि का जो है वो स्प्रेड हुआ, कृषि फैली. एंड ग्रोथ हुआ नए टाउन्स का, क्राफ्ट प्रोडक्शन का और ट्रेड का. नए शहर, कस्बे, क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ. ट्रेडर्स जो थे वो एक्सप्लोर करने लगे लैंड रूट विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड. लैंड रूट्स का एक्सप्लोरेशन हुआ, नए नए रास्तों को खोजा गया. सी रूट्स को खोजा गया टू द वेस्ट एशिया जाने के लिए, ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को मैप 6 में हमने अभी देख लिया. आप चाहें तो उसे आप मैप में देख लीजिएगा. और ऑल्सो ओपनड अप एंड मैनी न्यू बिल्डिंग्स वर एस्टैब्लिश बिल्ड. नए नए बिल्डिंग्स बनी इंक्लूडिंग द अर्लीस्ट टेम्पल्स एंड स्तूपास बने. बुक्स लिखी गई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और डेवलपमेंट जो था वो हुआ धीरे धीरे. दैट इज़ एट द सेम टाइम पर कीपिंग इन माइंड एज यू रीड द रेस्ट ऑफ द बुक. तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, यानी कि हमने अशोका के बाद में कौन कौन से एम्पायर्स आए उसके बारे में हमने अभी इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ लिया और जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा और बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को मिला. और मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पर लगता नहीं, वीडियो तो वैसे ख़त्म ही होना है क्योंकि चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश हो गया है और हम आप अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जल्दी. वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा.